बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 29 अक्टूबर और दिन है जुम्मतुल मुबारक का। आप सबको जुम्मा मुबारक। आज पाकिस्तान के लिए ये जुम्मा अच्छा साबित हुआ। मेरी तो हार्ट बीट अभी जाकर थोड़ी सी नॉर्मल होना शुरू हुई। मतलब अफ़गानिस्तान की टीम भी पाकिस्तानी टीम का बी वर्जन है, यानी 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। और क्या ज़बरदस्त मैच हुआ। मुझे लग रहा था थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, बट एट दी एंड हार्ट बीट भी तेज़ हो रही थी और ऐसा लगने लग गया था कि बस फंस गया मैच। बाबर आजम ने क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमेशा की तरह अच्छी बैटिंग। और मोहम्मद आसिफ के लिए तो बहुत सारी दुआएं जनाब। मोहम्मद आसिफ साहब आपके बच्चे जी हैं। आपको कभी, वो पंजाबी में कहते हैं ना, तेनू कभी तत्ती वहाँ ना लगे, तुम कभी टीम से ड्रॉप ही ना हो, वर्ल्ड कप जीत के आओ। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आई एम सो एक्साइटेड, डोंट नो व्हाई। इसलिए भी कि पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप की पहली टीम बन गई है, यानी इस आईसीसी वर्ल्ड कप की जो बैक टू बैक मुसलसल 3 मैचेस जीत चुकी है, यानी हैट्रिक कर चुकी है। और जैसे मैंने बताया 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप, तो जब बॉलिंग हो रही थी तो मुझे लग रहा था यार ये अफ़गानिस्तान की टीम 120-30 पे शायद आउट हो जाएगी और हम आसानी से ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन आखिर में अच्छी खासी धुलाई कर दी उन्होंने और 148 के आसपास ले गए स्कोर। तो लग रहा था कि अब थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन हैट्स ऑफ टू बाबर आजम, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। बट उसके बावजूद भी आखिर में जाके लगा था कि कोई गड़बड़ हो सकती है। बट मोहम्मद आसिफ ने एक बार फिर ख़ुद को प्रूव किया है कि ही इज़ अ गुड बैट्समैन, गुड हिटर और पावर हिटर। हमारे पास पावर हिटर्स की कमी है, जैसे उनके पास जज़ई है और दूसरी टीमों के पास अच्छे पावर हिटर्स हैं। मैं शर्जील को मिस कर रहा हूँ कि इस इवेंट में अगर वो भी होते तो ज़रा अच्छे चौके छक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन बहरहाल टीम है, सिलेक्शन जिस तरह से हुई है, मैं उनको पीएसएल में वापस देखना चाहूँगा। शर्जील को क्या ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, बट उनकी कमी महसूस इसलिए भी नहीं हुई कि मोहम्मद आसिफ ने कमाल कर दिया। 6 नंबर पर बैटिंग करने के लिए मोहम्मद आसिफ इज़ परफेक्ट। मतलब हमें होप रहती है कि यार पीछे एक अच्छा पावर हिटर मौजूद है। तो कमाल हो गया जनाब आज के मैच में भी। मैं बड़ा खुश हुआ, आई एम रियली वेरी हैप्पी। आप लोगों का कौन सा ज़बरदस्त मोमेंट था वो भी ज़रा कमेंट करके बताएं। वर्ल्ड कप में बैक टू बैक कामयाबियों की हैट्रिक करते हुए पाकिस्तान इस इवेंट के सेमीफाइनल के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। अफगान तालिबान भाइयों से थोड़ी सी माजरत के साथ, लेकिन हालिया पाक अफगान ताल्लुकात और जो भाईचारा इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है, जप्पियाँ पप्पियाँ देखने को मिल रही हैं, उसको देखकर लग रहा था कि आज शायद पाकिस्तान हाथ थोड़ा हल्का रखेगा। लेकिन अमाद वसीम की पहली विकेट से पता चल गया था कि जनाब ये मामला कालादम जमात के एहतजाज की तरह सीरियस है। और इस पर भी बात करूंगा, कालादम जमात के एहतजाज पर। आज इजलास हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का। उसमें क्या तय पाया, वज़ीर आज़म इमरान खान कल ख़िताब भी करने वाले हैं। आज की इस बड़ी बैठक में क्या तय हुआ सब आपको बताऊंगा। लेकिन आज की जीत को थोड़ा सा और सेलिब्रेट कर लेते हैं। मैं वैसे ये सोच रहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज का जो मैच है इसके बाद पाकिस्तान को मुबारकबाद देंगे या अफ़गानिस्तान से इज़हार ताज़ियत करेंगे, क्योंकि पिछले जो दोनों मैचेस हुए हैं, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने अपना अपना मैच जीता, उस पर वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों के लिए मुबारकबाद का ट्वीट आया। इस स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में समझने वालों के लिए बड़ी और बेशुमार निशानियाँ हैं। कोई ना समझना चाहे तो अलग बात है। खैर, मुझे ख़तरा अफ़गानिस्तान के जो पावर हिटर हैं हज़रतुल्लाह जज़ई से था। मतलब उन्होंने पीएसएल के इवेंट में कोई आखिरी लंबे लंबे छक्के मारे हुए हैं। और जो पिछला मैच हुआ अफ़गानिस्तान का, उसमें भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अटैक किया था और ये स्टेडियम के बाहर उनके छक्के जा रहे थे। लेकिन अगेन थैंक्स टू अमाद वसीम, जिन्होंने उन्हें टाइम पर चलता किया। 2 नेबरिंग कंट्रीज़ को इस तरह से एक दूसरे के साथ खेलता देखकर यकीनन सबको अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। और ग्राउंड के अंदर और बाहर जो पॉजिटिविटी थी, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, जो खूबसूरत मनाजर थे, असल पैसे उसी के हैं। वो जो पाक भारत राइवलरी है ना, उस तरह के मनाजर नहीं थे। ऑल्दो कि वो भी उसका भी एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट होती है सबको। लेकिन मुझे याद है बल्कि कि कुछ अरसा पहले तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मैचेस हो रहे थे उनमें भी इसी किस्म का टेम्परामेंट देखने में आ रहा था, अग्रेसिव, और एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा लीथल तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन आजकल जो है वो अफ़गानिस्तान के ज़मीनी हालात, वहाँ की सरकार थोड़ी बदली नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अफ़गान भाइयों के दिलों में हमें खाम खा का नफ़रत का एक बीज बोया गया था,
جس نے یہ بیج بویا تھا، نہ صرف وہ افغانستان سے ذلیل و خوار ہو کر نکلا ہے، بلکہ انشاءاللہ ورلڈ کپ کے ایونٹ سے بھی بہت جلد نکل جائے گا۔ ابھی اس وقت اگر مگر کے معاملے تک تو پہنچ چکا ہے، کیونکہ پاکستان کے جیتنے سے بھی انہی کا نقصان ہے، افغانستان کے جیتنے سے بھی انہی کا نقصان ہوا ہے، تو وہ اگر مگر والی جو سچویشن ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو ایک آدھ میچ اور ہارا تو انشاءاللہ وہ ایونٹ سے بھی باہر ہو جائے گا۔ خیر، ذلیل ہو کر باہر نکلنے سے ایک اور چیز بھی یاد آئی۔ آف ایئر ہونے کے بعد ڈاکٹر نعمان نیاز کے اس وقت ترلے منتیں جاری ہیں، اور ذرائع کے مطابق وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات سیٹل کرنے کے لیے وقت مل جائے، لیکن وقت مل نہیں رہا۔ یہ ویسے وزیر اعظم عمران خان سے وہ وقت نہیں مانگ رہے، کسی اور شخصیت سے مانگ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے سے دور کر رکھا ہے اور ان کے ساتھ ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور دوسری طرف پی ٹی وی کا بھی تھوڑا سا معاملہ ڈسکس کرنا ہے کہ جس طرح انہوں نے نعمان نیاز کے ساتھ ساتھ شعیب اختر کو آف ایئر کر دیا، مطلب کس بات پر آف ایئر کیا یہ سمجھ نہیں آئی۔ ایک ایسا بندہ، اس کے اوپر بھی بڑا سالڈ قسم کا ریئیکشن آ رہا ہے کہ جس نے غلطی کی ہے وہ بھی آف ایئر ہے، اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا جو شکار ہوا ہے اس غلطی کا اسے بھی آف ایئر کر دیا گیا، حالانکہ وہ لائیو شو میں استعفے کا اعلان کر کے اٹھ چکے ہیں، اور اسی بندے نے معاملے کو سیٹل کرنے کی بھی کوشش کی کہ یار عزت رہ جائے، لیکن اسے آف ایئر کر دیا گیا۔ مطلب ایک تو پہلے انسلٹ کی گئی، اور اب آپ سرکاری ٹی وی پر، نیشنل ٹی وی پر ایک بار پھر سے یہ اعلان کر کے کہ جناب ہم شعیب اختر کو آف ایئر کر رہے ہیں، یہ ایک طرح سے ڈبل بے عزتی ہے ہمارے اسٹار کی، تو یہ بڑا ہی غلط ہوا ہے۔ اس کے اوپر بھی سالڈ قسم کا ریئیکشن آ رہا ہے۔ یہ اعلان کیوں کیا گیا یہ بات ابھی تک سمجھ سے باہر ہے۔ ویسے پی ٹی وی اتنی زبردست قسم کی ویورشپ لے رہا ہے، زبردست قسم کی ویورشپ، ریکارڈ ویورشپ ہے اس ٹائم پی ٹی وی کے پاس، لیکن آپ لوگوں نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کیا فارغ قسم کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے وہاں پہ۔ مطلب اتنے بڑے ایونٹ کی نہ کوئی سیٹ ڈیزائننگ ہے، نہ کوئی کوالٹی ہے، نہ ویڈیو کا وہ معیار ہے، نہ بات چیت میں وہ جوش جذبہ ہے۔ ایک ہی لائن میں 6-8 لوگوں کو بٹھا کر ایسے تجزیہ لیا جاتا ہے جیسے کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کوئی بات چیت کر رہے ہیں، کوئی گفتگو کر رہے ہیں، جیسے نیا کوئی مہمان ہے، وہ ہاں جی کیا حال چال ہے، اس طرح سے، نہ کوئی جوش جذبہ، نہ کچھ اور کو مزہ نہیں ہے۔ ابھی اے اسپورٹس کو آپ دیکھ لیں، ابھی لانچ ہوا ہے نا، کچھ زیادہ دیر تو نہیں ہوئی، لیکن اس کی کوریج کوالٹی، اس کی پکچر، ویڈیو، سیٹ ڈیزائننگ ٹھیک ہے ایچ ڈی ہے، لیکن ایچ ڈی سے ہٹ کے جو اس کا پینل آپ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس خوبصورتی سے وہ ٹرانسمیشن کو کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ آتے ہی ساتھ ہی چھایا پڑا ہے اسپورٹ، یہاں بس 5 عہدے دے دو، موٹی تنخواہیں دے دو، کرنا کچھ بھی نہیں ہے، اور بس اب میں بس کیا بولوں، اب دل دکھا ہوا ہے اس سارے معاملے پہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی ہے، بڑی گمبھیر صورتحال ہے اس وقت۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کالعدم جماعت تحریک لبیک کی میڈیا کوریج پر اس وقت پیمرا کی جانب سے پابندی عائد ہو چکی ہے، تو مارچ اس وقت گکھڑ منڈی کے آس پاس کہیں پہنچ چکا ہے، بلکہ وہیں پر پہنچ چکا ہے، اور آج رات قیام بھی ان کا وہیں پر ہوگا۔ اس ساری صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان یعنی سروسز چیف، پھر ڈی جی آئی ایس آئی، پھر ڈی جی آئی بی، پھر ڈی جی ایف آئی اے، اور جو متعلقہ وفاقی وزراء ہیں، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات، پھر مشیر قومی سلامتی اور اعلیٰ حکام اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ خاص بات یہ تھی کہ اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی نے کالعدم تحریک لبیک کے جو بیرونی رابطے ہیں اب تک جو ہو رہے ہیں ان کے اوپر بریفنگ دی، اور کالعدم تنظیم میں مسلح افراد کی موجودگی اور ان کے جو بیرون ملک لوگوں سے رابطے ہو رہے ہیں، وہ نیٹ ورک ہے یا وہ کچھ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں رابطہ کرنے کی۔ میں یہ کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہا، خبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس اجلاس میں بیرون ملک رابطوں کے حوالے سے معاملات میں پیش رفت سامنے آئی ہے، اس پر مبنی ایک رپورٹ آج پیش کی گئی۔ جو کمیٹی تھی انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست پرامن احتجاج کے حق کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ سول ملٹری قیادت کہہ رہی ہے کہ ہم پرامن احتجاج کے حق کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن مزید قانون شکنی پر اب کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی کسی قسم کے ناجائز مطالبات تسلیم ہوں گے۔ یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے، ویسے آپس کی بات ہے، تھوڑی سی کنفیوژن لگ رہی ہے۔ ایک وزیر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اب انہیں ہم کنسیڈر کریں گے ایز اے ملیٹنٹ ونگ۔ دوسرے وزیر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہوں گے، پھر وہی وزیر آتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب مذاکرات ہو رہے ہیں، پھر وزیر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ختم، سب کچھ ڈیڈ لاک ہے۔ عجیب تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ خیر،
आज की जो एपेक्स कमेटी हुई है यानी NSC, उसके शुरा की जानिब से कहा गया है किसी भी पिछली हुकूमत या वज़ीर आज़म की तरफ से, यानी दोनों का हवाला देकर कहा गया कि किसी भी पिछली हुकूमत या वज़ीर आज़म ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए अंदरूनी और बैनुल अक़वामी सतह पर इतना काम नहीं किया जितना मौजूदा हुकूमत ने किया है। ये फैक्ट है, इसको सारे तस्लीम करते हैं। और ये सिविल मिलिट्री क़यादत के सरबराही में होने वाले इजलास में कहा गया है कि जितना काम इस हुकूमत ने किया माजी में किसी हुकूमत की जानिब से नहीं हुआ, और किसी भी ग्रुप या अनासर को मज़हब की आड़ में अमन व अमा की सूरत हाल बिगाड़ने और हुकूमत पर दबाव डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से ख़िताब के ऑप्शन पर भी मुशावरत किया और वो चाहते हैं कि इस सारे मामले पर वो कौम से ख़िताब करें, और उन्होंने कहा कि वो इस मामले पर आवाम को बहुत जल्द एतमाद में लेंगे और इम्कान ये है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर अंदर उनका ये ख़िताब जो है वो नशर कर दिया जाएगा सरकारी TV से। वज़ीर आज़म और कौमी सलामती कमेटी के मेंबरान ने अमन व अमा की सूरत हाल बरकरार रखने के दौरान जो पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं उन्हें भी खिराज तहसीन पेश किया है, बल्कि ताज़ियत भी की है इस सारे मामले पर, और कहा गया है कि एहलकारों के अहल खाना को मुआवजा और उनकी कफ़ालत, ये दोनों चीज़ें यकीनी बनाई जाएंगी। और वज़ीर आज़म ने हिदायत भी की है कि आवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ और लोगों को अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल फ़राहम करने के लिए, बेहतर माहौल फ़राहम करने के लिए रियासत की हुक्मरानी को कायम किया जाए, और इस ज़िम्मन में जितने भी इक़दाम करने हैं, खा वो वफाकी हुकूमत को करने हैं या सूबाई हुकूमत को करने हैं, वो इसको यकीनी बनाए। सूरत हाल अभी भी काबू से ना बाहर है ना कंट्रोल में है, मतलब अजीब सी सूरत हाल है। तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, साथ रिजवी के साथ भी हो रहे हैं, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही। मुतालबा असल है क्या, इसी में कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं मुतालबा फ़्रांस के सफारत खाने की बंदिश है, वो कहते हैं जनाब ये मुतालबा तो हम पहले ही कर चुके हैं, इसके ऊपर तो पहले बात हो चुकी है, ये कोई मुतालबा है ही नहीं। और कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि साद रिजवी की रिहाई बड़ा मुतालबा है और हुकूमत कह रही है कि नहीं रिहा किया जाएगा, लेकिन TLP कह रही है कि ये हमारा पहला या सबसे बड़ा मुतालबा नहीं है। तो दोनों तरफ का डिफरेंट किस्म का वर्जन सामने आ रहा है। आई होप के मामला जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएं। जो भी अपडेट होगी आपको बताता रहूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।